सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 142 और 142 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। अव्यक्तम साधयित्वा अस्य प्रवृत्ति प्रकारम आह। ठीक है, बराबर है। तो बात यह चल रही है, तो प्रधान की सिद्धि अभी तक की, और प्रधान की सिद्धि के लिए 5 हेतु दिए। अब उस प्रधान की सिद्धि करने के बाद उस प्रधान की जगत के प्रति प्रवृत्ति कैसी होती है, इस बात को बताना है। तो वही पंक्ति आ रही है, अव्यक्तम साधयित्वा इत्यादि। ये जो पंक्ति है अव्यक्तम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते होता है, प्रधानम क्वचित स्थित्या प्रवर्तते, स्थित्या प्रवर्तते अर्धविराम, कदाचित गत्या प्रवर्तते, कदाचित गत्या प्रवर्तते, तत्र स्थित्या प्रवृत्तिं दर्शयितुं, स्थित्या प्रवृत्तिं दर्शयितुं आह अव्यक्तम इति। ठीक है, देखो भाई, तो प्रधानम क्वचित स्थित्या प्रवर्तते, प्रधान की प्रवृत्ति 2 तरह की होती है, एक स्थिति रूप प्रवृत्ति और एक गति रूप प्रवृत्ति। तो प्रलय काल में स्थिति रूप प्रवृत्ति है और जगत उत्पन्न करते समय गति रूप प्रवृत्ति है। ठीक, तो उन दोनों प्रवृत्ति में से स्थित्यात्मक जो प्रवृत्ति है उस बात को दिखा रहे अब अव्यक्तम साधयित्वा इत्यादि पंक्ति से। अव्यक्त अर्थात प्रधान, साधयित्वा सिद्ध करके, अव्यक्त की सिद्धि की अभी तक। फिर आगे अव्यक्तम साधयित्वा अस्य, अस्य शब्द का अर्थ लिखिए प्रधानस्य प्रवृत्ति प्रकारम आह, प्रधान के प्रवृत्ति का प्रकार बता रहे हैं। मूल कारिकाकार प्रवर्तते त्रिगुणत इत्यादि पंक्ति के द्वारा इति। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे तत्व कौमुदीकार। किंतु यहाँ पर जो बताया अस्य नाम प्रधानस्य प्रवृत्ति का प्रकार, तो प्रधान तो बता दिया कौन है, क्या है, कैसा है करके, तो भी उसकी उत्पत्ति थोड़ी लिख लीजिए प्रधान शब्द की। प्रधानम बराबर, प्रधानम बराबर प्रधीयते, प्रधीयते, निधीयते, निधीयते, लीयते, लीयते, विकार जातम अस्मिन्, विकार जातम अस्मिन् इति प्रधानम, विकार जातम अस्मिन् इति प्रधानम पूर्ण विराम। अस्य प्रवृत्ति द्विधा, अस्य प्रवृत्ति द्विधा। नंबर 1 स्थित्यात्मक प्रवृत्ति ही, स्थित्यात्मक प्रवृत्ति अर्धविराम, एषा प्रलयावस्थायां भवति, एषा प्रलयावस्थायां भवति। नंबर 2 गत्यात्मिका प्रवृत्ति, गत्यात्मिका प्रवृत्ति अर्धविराम, एषा
सृष्टि उत्पत्ति काले भवति। सृष्टि उत्पत्ति काले भवति। ठीक, पूर्ण विराम। स्थित्यात्मक प्रवृत्तेः प्रयोजनम्, स्थित्यात्मक प्रवृत्तेः प्रयोजनम् प्रलय संरक्षणम् एव। प्रलय संरक्षणम् एव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। प्रधान क्या है? प्रधीयते, उसका अर्थ कर दिया निधीयते, अर्थात लीयते। विकार जातम अस्मिन्, विकार कार्य, जात संपूर्ण, यावत विकार कार्य, जितने भी कार्य है जिसमें अंतिम में लीन हो जाते हैं, इति प्रधानम प्रकर्षेण धीयते, निधीयते, लीयते। अस्य प्रधानस्य प्रवृत्ति द्विधा, दो प्रकार की। स्थित्यात्मक प्रवृत्ति वो होती है प्रलय काल में, और दूसरी है गत्यात्मक प्रवृत्ति, वो होती है सृष्टि उत्पत्ति काल में। तो स्थित्यात्मक प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या है? बता दिया, प्रलय काल का संरक्षण करना। ठीक है, तो चलिए, तो क्या होता है वो स्थित्यात्मक प्रवृत्ति, कैसी होती है? आइए मूल में। तो कह दिया प्रवर्तते त्रिगुणत, अर्थात त्रिगुणत का मतलब त्रिगुण साम्यावस्थात्मिका, त्रिगुणों की साम्यावस्था स्वरूप जो प्रवृत्ति है उसी को कहते स्थित्यात्मक प्रवृत्ति। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। प्रतिसर्गावस्थायाम, प्रतिसर्गावस्थायाम शब्द का अर्थ लिखिए प्रलय अवस्थायाम। प्रलय अवस्थायाम, प्रलय काल में। देखो भाई, प्रतिसर्गावस्थायाम सत्वम रजः तमश्च, तीन गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सदृश परिणामानि भवन्ति, उनका परिणाम होता रहता है। कैसा? सदृश। सदृश परिणाम होना मतलब क्या होना? तो सदृश परिणामानि, इसका अर्थ है न्यून अनतिरिक्त परिणामशीलानि। न्यून, अन्यून, अन्यून अनतिरिक्त, ऐसा अन्यून अनतिरिक्त परिणामशीलानि। ये तीन गुण प्रलय काल में कैसे होते हैं? तो उनका परिणाम तो होता रहता है, किंतु अन्यून अनतिरिक्त। अन्यून मतलब कम भी नहीं, अनतिरिक्त ज्यादा भी नहीं। सत्वगुण का सत्वगुण के रूप में परिणाम, रजोगुण का रजोगुण के रूप में, तमोगुण का तमोगुण रूप से परिणाम होता रहता है। और उनमें गौण मुख्य भाव नहीं होता है, अंगांगी भाव नहीं होता है, तीनों भी समान स्थिति में रहते, समबल रहते हैं प्रलय काल में। ठीक, तो चलिए, तो सत्वम रजस्तमश्च सदृश परिणामानि भवन्ति। लग गया? आगे चलिए। परिणाम अवस्था ही, ठीक है ना। कोई कहेगा कि भाई साम्यावस्था रूप में जो परिणाम आपने कहा उसका क्या प्रयोजन है, किस लिए बता रहे हो? विषम अवस्था का परिणाम रहेगा तो जगत उत्पन्न होगा, ठीक है, किंतु उस प्रलय काल में साम्यावस्था रूप से जो परिणाम होता रहता है वो तो निष्फल जैसा लग रहा है। ऐसा कोई कहेगा, तब उत्तर दे रहे निष्फल नहीं है। क्यों करे? परिणाम स्वभावा ही गुना, गुणों का स्वभाव है क्या? परिणाम होते रहना। और स्वभाव जो होता है वो फल की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वो स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है क्या? उष्णता। ठीक, इस प्रकार परिणाम स्वभावा ही गुणाहा। आगे, न अपरिणम्य क्षणम अपि अवतिष्ठन्ते, अपरिणम्य क्षणम अपि न अवतिष्ठन्ते। अपरिणम्य मतलब परिणाम हुए बिना, परिणामम अप्राप्य, परिणाम हुए बिना क्षण भर भी वो रहते नहीं। कौन? गुण, उनका वो स्वभाव है।
और इसलिए प्रलय काल में भी परिणाम होता रहेगा। इतना ही है कि वो परिणाम प्रलय काल में होने वाला परिणाम सदृश परिणाम होता है, विसदृश नहीं। आइए, परिणाम स्वभावा ही गुणा न अपरिणम्य क्षणमपि अवतिष्ठन्ते, लग गया ना। फिर इस पर एक वाक्य लिखिए, स्वभाव फलम न अपेक्षते। स्वभाव फलम न अपेक्षते अथवा प्रलय संरक्षणम एव, प्रलय संरक्षणम एव साम्यावस्था परिणाम फलम भवति, साम्यावस्था परिणाम फलम भवति। ठीक है, देखो भाई, तो स्वभाव जो होता है वो फल की अपेक्षा नहीं करता है। एक बात, क्यों? प्रलय काल का संरक्षण करना यही साम्यावस्था परिणाम का फल है। हो गया, आगे चलिए। तस्मात् सत्वम सत्व रूपतया, रजो रूपतया, तमः तमो रूपतया प्रतिसर्ग अवस्थायाम अपि प्रवर्तते। ठीक, म्हणून इसलिए तस्मात् ना, क्या? सत्वम। तस्मात् मतलब, तस्मात् शब्द का क्या अर्थ होगा? तस्मात् परिणाम, गुणानाम परिणाम स्वभाववत्वात्, गुणों का स्वभाव है परिणाम होना, इसलिए प्रलय काल में भी उनका परिणाम होता रहता है। होता कैसा है? लेकिन सत्वम सत्व रूपतया, सत्वगुण रूप से ही परिणत होता रहेगा। रजोगुण रजो रूपतया, तमोगुण तमो रूपतया, प्रतिसर्गावस्थायाम अपि, प्रलय काल में भी प्रवर्तते। तदितम उक्तम, यही बात बताइए कारिका में त्रिगुणतः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। लग गया, आगे चलिए। अब आगे है प्रवृत्त्यंतरम आह, अन्य प्रवृत्ति को बता रहे। अब प्रवृत्त्यंतर, दो प्रवृत्ति बताई थी, स्थित्यात्मक गत्यात्मक। तो गत्यात्मक प्रवृत्ति को बताना है। ये जो वाक्य है ना, प्रवृत्त्यंतरम आह, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अथ, अवतरण के रूप में, अथ गत्यात्मिकाम प्रवृत्तिम आह, गत्यात्मिकाम प्रवृत्तिम आह, प्रवृत्त्यंतरम इति। लग गया। अब गत्यात्मक प्रवृत्ति को बताया जा रहा है। आइए, किन शब्द से बताया जा रहा है? तो कारिका में शब्द आया था समुदायाच्च, इस शब्द से बताया जा रहा है क्या? गत्यात्मक प्रवृत्ति। प्रवृत्तितरम आह समुदायाच्च इति। क्या अर्थ है समुदायाच्च, समुदाय शब्द का? तो कह रहे समेत्य उदयः समुदयः, अर्थात समवाय, उसका अर्थ कर दिया समुदय, इसका अर्थ कर दिया समवाय। और समुदाय मतलब समेत्य उदय, समेत्य उदय का भी अर्थ लिखिए मिलित्वा आविर्भाव। समेत्य मतलब मिलकर, उनका आविर्भाव, मिलित्वा आविर्भाव समुदय। समुदय नाम समवाय। तो समवाय शब्द का भी अर्थ लिखिए, वही अर्थ है समुदाय शब्द का जो है, तो भी समवाय बराबर परस्पर सम्मिश्रणम इत्यर्थ। अर्धविराम, न तो नैयायिकानाम इव, न तो नैयायिकानाम इव संबंध विशेष कश्चित् समवायः इति बोध्यम। कश्चित् समवायः इति बोध्यम। हो गया, देखो भाई अर्थ। समवाय शब्द का अर्थ अधिक कर दिया परस्पर सम्मिश्रण। क्या हुआ?
परस्पर सम्मिश्रणम। चलिए, न तो नैयायिका नाम इव संबंध विशेष। नैयायिक जैसे समवाय को संबंध विशेष मानते हैं, इस प्रकार का समवाय नहीं है यहां पर। फिर यहां पर समवाय मतलब समुदाय, मिलित्वाविर्भाव किंवा परस्पर सम्मिश्रण है कि नहीं, ये बात बता दी। आइए आगे, समुदयश्च गुणानाम न गुण प्रदान भावम अंतरेण संभवती। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि परस्पर मिलकर जो गत्यात्मक प्रवृत्ति उनकी होती है, उस प्रवृत्ति से जगत की निर्मिति कैसी होती है, इस बात को कह रहे। अब क्या लिख रहे हैं, देखिए भाई, जो हेतु दिया ना समुदायात, पंचम्यंत है कि नहीं, गत्यात्मक प्रवृत्ति को बताने के लिए, उसी का उपवादन कर रहे। अब समुदयश्च गुणानाम इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देखिए, समुदयः च गुणानाम न गुण प्रदान भावम अंतरेण संभवती। थोड़ा अन्वय, गुणानाम समुदयः च, गुणानाम समुदयश्च, आगे गुण प्रदान भावम अंतरेण, गुण प्रदान भावम अंतरेण, पीछे न, आगे संभवती। ठीक है, गुणों का समुदाय, समुदाय मतलब मिलकर आविर्भाव, कार्य करना, वो गुण प्रदान भावम अंतरेण, गुण प्रदान भाव उनमें हुए बिना न संभवती। गुण प्रदान भाव का मतलब होता है गौण प्रदान भाव। उन तीनों में से एक प्रधान मुख्य हो जाता है, दो गौण हो जाते हैं, तब कुछ कार्य करते हैं। पुनः वो दूसरा कोई गौण मुख्य हो जाता है, दूसरे दो गौण होते हैं। इस प्रकार उनमें चलता रहता है और जगत निर्मिति होती रहती है। ठीक, तो चलिए फिर, तो गुण प्रदान भाव अंतरे न संभवती। आगे, न च गुण प्रदान भाव वैषम्यम विना, और विषमता आए बिना गुण प्रदान भाव नहीं होता है। तो गुण प्रदान भाव होने के लिए, गौण प्रदान भाव होने के लिए क्या चाहिए उनमें? विषमता, न्यूनाधिकपना, ठीक, कम ज्यादापना। तो वही न च गुण प्रदान भावौ वैषम्यम विना, वैषम्यम विना का अर्थ लिखे न्यूनाधिक्यम विना, न्यूनाधिक्यम विना, अर्धविराम हो गया ना। चलिए मूल में प्रधान भाव वैषम्यम विना। आगे, न च वैषम्यम उपमर्द्य उपमर्दक भावाद रुते, रुते मतलब बिना, उपमर्द्य उपमर्दक भाव के बिना वैषम्य भी नहीं होता है। उपमर्द्य उपमर्दक भाव मतलब क्या? उसका भी अर्थ लिखिए, अभिभाव्य अभिभावक भावम विना, अभिभाव्य अभिभावक भावम विना, अभिभाव्य अभिभावक भावम विना। ठीक है, उपमर्द्य उपमर्दक भाव, एक को दबाना, एक दबाने वाला, वो एक उपमर्दक एक उपमर्द्य, उसी को कह दिया अभिभाव्य अभिभावक। कोई अभिभावक होता है तो कोई अभिभाव्य होता है। रुते तो क्या हुआ फिर? उपमर्द्य उपमर्दक भाव के बिना वैषम्य नहीं हो सकता, और वैषम्य के बिना गौण प्रधान भाव नहीं होता है, और गौण प्रधान भाव हुए बिना समुदाय मिलकर कार्य करना उनका नहीं होता है। लग गया? ये बात हो गई। आगे चलिए, उपमर्द्य उपमर्दक भावाद्रुते इति मदादि भावेन प्रवृत्ति ही द्वितीया। इस प्रकार महदादि, महदादि मतलब महतत्व, प्रधान से उत्पन्न सबसे पहले होता है महतत्व, फिर उससे अहंकार, पंचतन मात्रा इत्यादि। तो महदादि भावे न, महदादि के रूप में प्रवृत्ति द्वितीया, द्वितीया प्रवृत्ति, द्वितीया प्रवृत्ति गति रूपा प्रवृत्ति, गत्यात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, आइए, तो कुल मिलाकर ये दो तीन वाक्य में कहा ना, तो उसको और अच्छी तरह समझने के लिए अंतिम जो आया है महदादि भावेन प्रवृत्ति इत्यादि, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखेंगे,
पुरुषार्थवशात् प्रथमं क्षोभः, प्रथमं क्षोभः अर्धविराम, ततः कश्चित् गुणः, ततः कश्चित् गुणः अभिभावकः, अभिभावकः अन्यौ च अभिभाव्यौ, अभिभाव्यौ अर्धविराम, ततः साम्यावस्थाच्युतिरूपम्, ततः साम्यावस्थाच्युतिरूपं वैषम्यम्, साम्यावस्थाच्युतिरूपं वैषम्यम् अर्धविराम, ततः गुण प्रदान भावेन मिलित्वा मदादि रूपेण परिणामः, मदादि रूपेण परिणामः इति इयं प्रवृत्तिः, इति इयं प्रवृत्तिः द्वितीया, द्वितीया बराबर गति रूपा इत्यर्थः, गति रूपा इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या होता है, पुरुषार्थ वशात, पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए, भोग चाहे अपवर्ग, उनको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्षोभ होता है, उससे है नहीं, कश्चित गुणः अभिभावक, उन तीन गुणों में से कोई अभिभावक होता है और दूसरे दो अभिभाव्य, एक बढ़कर बढ़ता है, दो कम होते हैं, ये बात। अभिभावक अन्यौ च अभिभाव्य, तथा उससे साम्यावस्था च्युतिरूपम वैषम्यम, साम्यावस्था से च्युत हो जाते, ढल जाते हैं, यही उनमें आता है वैषम्य, न्यूनाधिक भाव, वैषम्यम। उससे फिर ततः गुण प्रदान भाव, और उन गुण प्रदान भाव होकर फिर मिलकर मदादि रूप, एक मुख्य रहता है कार्य करने को, दूसरे उसके दो बाकी के दो उसको सहायता करते हैं, अतः मिलित्वा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। ठीक, तो मदादि रूपेण परिणाम इति हम प्रवृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति, यह द्वितीय प्रवृत्ति हुई जिसको कहते हैं गति रूपा प्रवृत्ति। हो गया, चलिए आगे आगे। स्यात् एतत् कथम एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपा प्रवृत्ति इत्यतः आह, शंका कर रहा है कोई, है ना। तो स्यात् एतत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा शंका की जा रही है, अतः अवतरण लिख सकते शंकते स्यात् इति, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या स्यात् एतत्, एतत् स्यात्, यह भी उत्पन्न होगा, कैसा, कथम एक रूपाणाम गुणानाम, शंका है, एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपा प्रवृत्ति ही कथम, एक रूप गुण है उसकी अनेक रूप में प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, ऐसी शंका। तो उत्तर दे रही इत्यतः परिणामतः सलिलवत्, कारिका के पदों के द्वारा उत्तर। किंतु शंका करने वाले का क्या अभिप्राय है, वो कहता है एक रूप है गुण, जैसे सत्व गुण है, सत्व ही है, किंतु उससे अनेक रूप से प्रवृत्ति होती है। रजोगुण एक रूप है, उसके अनेक रूप से प्रवृत्ति होती है। तमोगुण एक रूप है, उसके अनेक रूप से प्रवृत्ति होती है। बोलेंगे ये कैसे, जरा समझाओ ना, अनेक रूप से प्रवृत्ति मतलब कैसे होती है। तो लिखते फिर उस पर भी एक टिप्पणी, प्रतीक एक रूपाणाम बराबर एक रूपाणाम बराबर गुण द्वयोपसर्जन, गुण द्वयोपसर्जन एकैक, एकैक कौंस में लिखिए प्रधान, मुख्य अर्थ का बराबर मुख्य, कौंस बंद, आगे
स्वरूपस्य गुणस्य सत्वस्य अर्धविराम रजसः अर्धविराम तमसो वा आगे एकस्य अपि कथम अनेक रूपा बराबर ब्रह्मादि रूपा उत्तम सात्विकी अर्धविराम पित्राध्यात्मिका मध्यम सात्विकी अर्धविराम नक्षत्राध्यात्मिका अधम सात्विकी प्रवृत्ति पूर्ण विराम गंधर्वात्मिका उत्तम राजसी अर्धविराम क्षत्रियात्मिका मध्यम राजसी अर्धविराम नटाध्यात्मिका अधम राजसी अर्धविराम आगे राक्षसात्मिका उत्तम तामसी अर्धविराम हस्त्यात्मिका मध्यम तामसी अर्धविराम कीट सर्पाध्यात्मिका अधम तामसी इति एवं विधा कथम भवति इति आशंकार्थः ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। शंका करने वाले का अभिप्राय क्या है? वो कहता है एक रूपाणाम, अर्थ बता रहे, एक रूप मतलब जैसे गुण द्वय उपसर्जन, दो गुण क्या हो जाते हैं? उपसर्जन गौण है कि नहीं, और एक प्रधान मुख्य। गुण द्वय उपसर्जन और एक स्वरूपस्य मुख्य हो जाता है एक, तीनों में से। स्वरूपस्य गुणस्य, चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, तीनों में से एक बढ़ता है, दो कम होते हैं, एक रह गया। तो एकस्यापि कथम अनेक रूपा, एक गुण की ही अनेक रूपा प्रवृत्ति कैसे? जैसे सत्वगुण बढ़ गया, अभिभावक हुआ, और दो अभिभावी हो गए, न्यून हो गए, तो सत्वगुण एक ही है ना, उसकी एक ही रूप से प्रवृत्ति होनी चाहिए ना, किंतु उसके अनेक रूप से प्रवृत्ति कैसी होती है? अनेक प्रकार का कार्य कैसा करता है वो, ये प्रश्न। तो अनेक प्रकार का मतलब कैसे बता रहे हैं? अनेक रूपा मतलब ब्रह्मादि रूपा उत्तम सात्विकी, उस सत्वगुण से ब्रह्मादि रूप से उत्तम सात्विकी प्रवृत्ति हो गई। पित्राध्यात्मक मध्यम सात्विक प्रवृत्ति हो गई। नक्षत्राध्यात्मक अधम सात्विकी प्रवृत्ति हो गई। अब समझ लीजिए रजोगुण बढ़ गया, दो बाकी की कम हो गई। वो एक ही प्रकार का है रजोगुण, तो भी उसके अलग अलग प्रकार से कार्य हो रहे, वो कैसे? उदाहरण, गंधर्व वो राजस है किंतु उत्तम राजस है, ठीक। तो गंधर्वात्मिका उत्तम राजसी प्रवृत्ति, क्षत्रिय के रूप में मध्यम राजसी, तो क्षत्रियात्मिका मध्यम राजसी,
और नट वगैरह, नटाध्यात्मिका अधम राजसी, इस प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है एक ही रजोगुण की। और आगे तमोगुण, समझ ली तमोगुण बढ़ गया, बाकी की दो न्यून हो गए, तो एक ही प्रकार का तमोगुण है ना, तो उसकी फिर अलग अलग रूप से, अनेक रूप से प्रवृत्ति कैसी होती है, ये प्रश्न। तो कैसे अलग रूप से प्रवृत्ति होती है उसकी वो बता रहे हैं। तो राक्षस, तो राक्षसात्मिका उत्तम तामसी, राक्षस के रूप में भी प्रवृत्ति हो रही तमोगुण की, क्योंकि वो कैसी है, उत्तम तामसी तमोगुण की। हस्ती, हत्ती वगैरह हस्त्याध्यात्मिका मध्यम तामसी, और कीट सर्प छोटे छोटे जीव जंतु उनके रूप में अधम तामसी तमोगुण की प्रवृत्ति हो रही है। इति एवं विधा कथम प्रवृत्ति भवति, इस प्रकार की एक ही गुण की अनेक रूप से प्रवृत्ति कैसी होती है, ये प्रश्न का अर्थ समझ में आया। आइए फिर आगे, गुणानाम एक रूपा है कि नहीं, कथम एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपा प्रवृत्ति इति अतः आह। उत्तर दे रहे परिणामतः सलीलवत, कारिका में पद आया था कि नहीं, तात्पर्य क्या, सलीलवत परिणामतः, सलील की तरह उनका परिणाम होता है। इति, तो वो कैसा होता है, तो उस पर भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं, परिणामतः सलीलवत, इस पर विभिन्न आत्मीय विभिन्न पुरुषार्थ प्रयुक्त, विभिन्न पुरुषार्थ प्रयुक्त, विभिन्न विभिन्न सत्वादि प्रत्येकस्यापि, सत्वादि प्रत्येकस्यापि परिणामः भवति, परिणामः भवति। ठीक, ध्यान दीजिए भाई। तो मूल में जो आया है परिणामतः सलीलवत, ये तो दृष्टांत है, और दृष्टांत का विस्तार स्वयं ग्रंथकार कर रहे तत्व कौमुदीकार। यहां पर सिद्धांत में कैसा लेना, तब आपको लिख के दिया, विभिन्न आत्मीय, आत्मा अलग अलग है इनके मत में, विभिन्न आत्मीय विभिन्न पुरुषार्थ, भिन्न भिन्न आत्माओं के लिए भिन्न भिन्न पुरुषार्थ, किसी को भोग, किसी को मोक्ष वगैरह वगैरह, भोग में भी बहुत प्रकार। तो विभिन्न पुरुषार्थ प्रयुक्त विभिन्न विभिन्न सत्वादि प्रत्येकस्यापि, अलग अलग सत्वादि प्रत्येक का भी परिणाम अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात बताई जा रही है दृष्टांत से। तो दृष्टांत का विस्तार कर रहे ग्रंथकार, पंक्ति को देखिए, यथा ही वारिद विमुक्तम उदकम एक रसम अपि, मिला पंक्ति, सलिल जल, वारिद शब्द का अर्थ होता है मेघ, और विमुक्त का मतलब छोड़ा हुआ, मेघ ने छोड़ा हुआ पानी। तो वारिद विमुक्तम उदकम, उदकम का विशेषण है, कैसा उदक, वारिद विमुक्तम मतलब मेघ मुक्तम, मेघ से छोड़ा हुआ, बादलों से गिरा हुआ पानी धरती पर। उदकम एक रसमपि, वो उदक मतलब जल कैसा है, एक रस, एक रस है मतलब मधुर है, और कोई रस उसमें नहीं है कि नहीं। ऐसा नहीं है क्या कि बीड जिला में जो बारिश हो रही है और बारिश का पानी ऊपर से ऐसा जमा ले लिया, हाथ में पी लिया, मधुर लग रहा है, और उधर जाएंगे संभाजीनगर में, वहाँ बारिश हो रही है और वहाँ का पानी ले लिया, वहाँ का कड़वा है, कहीं का तीखा है, ऐसा है क्या, नहीं है। कहीं का भी लीजिए, यदि मेघ से वर्षा हुआ पानी जमीन का स्पर्श होने के पहले ही यदि उसको आप लेकर ग्रहण करते हैं तो उसका रस कैसा है, मधुर ही है। लग गया। अतः कुछ लोग क्या करते हैं, मेघ का ही पानी पीते हैं। वो कैसे पीते हैं फिर, जमा करके, हाँ, जैसे हम लोगों का वो बड़ा शेड है ना, तो पाइप लगा देंगे और एक बड़ी टंकी जमीन में कर देंगे, सब पानी उसमें ले जाकर छोड़ देंगे, फिर वो साल भर वही पिएंगे। हाँ, तो वो पानी सबसे अच्छा, उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं, और वो पानी पिएंगे तो बीमार भी नहीं होंगे। लग गया। चलिए चलो भाई, एक रसम मधुर रसम,
मूल पंक्ति में है, वारिद विमुक्तम उदकम एक रसम अपि तत्त भूमि विकारान असाध्य। मिला? किंतु जमीन पर पड़ता है ना वो पानी, किंतु भूमि अलग अलग है, कहीं पर कैसी लाल है, पीली है, काली है, नीली है, और अलग अलग उसके गुण धर्म भी है कि नहीं? तो तत्त भूमि विकारान, भूमि के विकार, भूमि के कार्य को असाध्य प्राप्त करके वो जल एक होता हुआ भी अलग अलग कार्य करता है। जैसे उदाहरण नारिकेल है कि नहीं, नारियल के पेड़ में चला गया कौन? वही जल, तो मधुर हो गया। और तो नारिकेल, ताल, ताली, बिल्व, चिरबिल्व, तिंदुक, आमलक, प्राचीनामलक, कफित्तादि फल रसतया परिणमन, परिणाम को प्राप्त होता हुआ मधुर अम्ल लवण तिक्त कषाय कटुतया विकल्पते। लग गया? ये दृष्टांत हुआ। जल, मेघ से वर्षा हुआ जल एक रस मधुर होते हुए भी उस भूमि के विकार जो नारिकेल आदि वृक्ष, उस वृक्ष को प्राप्त होकर अलग अलग रूप से बन जाता है। कौन? वही जल। तो नारिकेल, नारिकेल तो पता ही आप लोगों को, नारियल का पेड़ प्रसिद्ध है, वो पानी पीते लोग उसका, ठीक? नारिकेल। उसके बाद आता है ताल, ताल नाम का ताल वृक्ष, ताड़ी का पेड़, उसको वो लगाते हैं मटका, क्या उससे दारू बनती है क्या पता नहीं, उसको क्या करते, वो घट को बांध देते उसको घाघर को, ठीक है? ताल, ताली, ताली मतलब खरजूरी, खजूर का पेड़, ठीक है ना? हाँ, नारिकेल, ताल, ताली, बिल्व, बिल्व मतलब बेल फल, चीर बिल्व, करंज वृक्ष है की नाही, कोई वृक्ष विशेष, करवंद वगैरे म्हणतो आपण, है की नाही, अलग अलग कोई वृक्ष। तिंदुक, तिंदुक मतलब वो भी कोई, इमली, चला इमली तो इमली कोई पेड़ होगा। और हाँ, तिंदुक, उसका आगे है आमलक, आमलक मतलब आंवला, धात्री वृक्ष उसको बोलते हैं, आमलक, आंवला। और आगे प्राचीन आमलक, ये भी कोई पेड़ है। प्राचीन आमलक मतलब यहां लिखा है वारी बदर, बदरम है ना, वारी बदरम या बदरम, बेर का पेड़, बेर खाए ना कोई, वही। कपित्त, कपित्त मतलब कैत मतलब कौट, कौट का पेड़ बहुत तेज दौड़ती वही इनकी बुद्धि और बहुत बार फिर दौड़ते विपरीत दिशा में भी जाती है, उल्टा। अतिवेग जब रहता है ना, अतिवेग के कारण ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी उल्टा अर्थ हो जाता है। चलिए, कफित्तादि फल रसतया परिणामान, परिणाम को प्राप्त होता हुआ वही जल मधुर बनता है, कहीं पर लवण, तिक्त, कषाय, कटु इत्यादि रूप में परिणाम को प्राप्त होता है। विकल्पते, है कि नहीं, विभिन्न विभिन्न रूप से अनुभव में आता है एक ही जल। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार एवं एक गुण समुद्भवात, है कि नहीं, एक गुण के समुद्भव से, प्रधान गौण भाव से क्या होता है फिर, प्रधान गुणम आश्रित्य, मुख्य गुण का आश्रय करके अप्रधान गुणाः, एक मुख्य रहता है, दोन अमुख्य, तो प्रधान गुण का आश्रय करके अमुख्य गुण उसकी सहायता करते हैं और उससे फिर परिणाम भेदान प्रवर्तयन्ति। परिणाम भेदान का अर्थ लिखिए कार्य भेदान, प्रवर्तयन्ति, कार्य भेद को, अन्य अन्य कार्यों को प्रवर्तित कर देते हैं। परिणाम भेदान, कार्य भेदान, लग गया। तद इदम उत्तम, वही बात कही है कारिका में, प्रति गुणाश्रय विशेषा, या प्रति ऐसा आया है, बरोबर कि नहीं? तो प्रति मतलब दो बार उच्चारण हुआ और दो बार उच्चारण को कहते विप्सा। तो उस विप्सा का क्या अर्थ है वो बता रहे मूल में, एक गुणाश्रय न, प्रति मतलब एक गुण का आश्रय करके,
एक एक गुणाश्रयेन यह विशेष, जो विशेष हो जाता है, तस्मात्, इसलिए फिर अनेक अनेक रूप में वो प्रतीत होता है, अनुभव में आता है, जगत के रूप में परिणत होता है। लग गया, एक एक गुण के भी अनेक कार्य हो जाते हैं, ये बात दिखा दिया। इसके साथ साथ 15 और 16 नंबर की कारिका, उसका व्याख्यान पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय